हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोनीकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का थर्ड चैप्टर, कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी मकरंद का थर्ड चैप्टर ठेस। ठेस जो कि एक कहानी है और इस कहानी के जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि एक आंचलिक कथाकार है। स्टूडेंट्स, ठेस कहानी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ में 2 से 3 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। सही विकल्प चुनिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में भी इसके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्टूडेंट्स, ठेस कहानी के जो कहानीकार है, जो लेखक है, वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ये एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को औरोही हिंगना गांव पूर्णिया जिला बिहार में माना जाता है। इनका जो जन्म है वो औरोही हिंगना गांव पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया जिला बिहार में माना जाता है। इन्हें सन 1954 में बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला अंचल इनका प्रकाश हुआ था। सन 1954 में 1954 में इनका एक बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास, क्योंकि उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है और ये संस्मरण भी लिखते हैं। तो इनका 1954 में एक बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास आया था जिनका नाम है मेला अंचल, जो कि प्रकाश हुआ था सर्वप्रथम। इनकी जो शिक्षा हुई है, ये इन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है, लेकिन ये अधिकतर स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित रहे हैं और ये आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया है। परंतु इनकी कुछ रचनाएं भी आई है। इनकी रचनाओं में इन्होंने उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि इन्होंने लिखे हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि मैला अंचल, जो कि एक उपन्यास है, जो 1954 में इनका प्रथम उपन्यास आया था, जो कि काफी बहुत चर्चित हुआ था। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम, रात्रि की महक, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो कि बहुत चर्चित हुई है। वन तुलसी की गंध, ये एक इनका संस्मरण रहा है। संस्मरण अर्थात किसी एक घटनाक्रम को अपने लेखों में लिखा गया हो, उसे हम संस्मरण कहते हैं। सन 1970 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1970 में इन्हें पद्मश्री, जो कि भारत देश का चौथा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सन 1970 में 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। ये अपने जीवन के अंतिम समय तक साहित्य की सेवा में लगे रहे और इनका 11 अप्रैल 1977 को इनका देहांत हो गया। ये हिंदी जगत के महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं, महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन है। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि एक आंचलिक कथाकार है, तो उनके ठेस कहानी का जो मुख्य पात्र है सिरचन, ये भी ग्रामीण कलाकार है। तो यह कहानी ग्रामीण कलाकार सिरचन के स्वाभिमान पर केंद्रित है। गांव में सिरचन को सब व्यक्ति आलसी समझते हैं। गांव में सिरचन को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। सभी का यह मानना है कि सिरचन बहुत ही आलसी व्यक्ति है, इसलिए गांव में कोई भी किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाना चाहता है। कुछ समय पहले सिरचन की यह स्थिति नहीं थी। सिरचन को गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लोगों का ऐसा मानना है कि सिरचन बहुत ही कामचोर है और बहुत ही आलसी व्यक्ति है। सिरचन जो कि एक कुशल कारीगर है, वो बहुत सी चीजें बना जानता है। वो अपने मनोनुकूल भोजन पाकर विभिन्न प्रकार की चीजें बना के देता है। पहले एक ऐसा समय था जब सिरचन को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बाबू लोगों की लाइन लगी रहती थी अपनी चीजें बनवाने के लिए, लेकिन अब सिरचन की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उसके सम्मान के पात्र नहीं रहा है। लोग उसका सम्मान नहीं करते, लोग उसे आलसी, कामचोर और चटोर समझते हैं। अर्थात वो स्वाद के लिए या फिर मनोनुकूल भोजन पाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की चीजें बना देता है, या फिर लोग उसे काम देना पसंद ही नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, सिरचन एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसमें स्वाभिमान कूट कर भरा है। वो अपने कार्य में एक अत्यंत निपुण है। वो जब कार्य करता है, धीरे धीरे कार्य करता है, परंतु वो जब कार्य करता है तो अपने कार्य में अत्यंत तन्मय होकर कार्य करता है। अगर उसके कार्य में जरा सी भी बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वह गेहूं सांप की तरफ उसका उठता है। स्टूडेंट्स, सिरचन को गांव में चटोर व्यक्ति माना जाता है, उसे चटोर समझा जाता है, अर्थात उसे स्वादी व्यक्ति समझा जाता है।
अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सिरचन से अगर कोई कार्य कराना हो तो उसकी मनपसंद चीजें मनोनुकूल भोजन सिरचन का लाकर देना होता है। जैसे सिरचन को तली हुई तरकारी बहुत पसंद है, उसे दही की कड़ी, मलाई वाला दूध अत्यंत पसंद है, जिस वजह से अगर उसे कोई भी कार्य करवाना हो तो उससे पहले ही इन सब चीजों का प्रबंध करना होता है। अगर मनोनुकूल भोजन अगर नहीं मिलता है तो कार्य को या तो पूरी तरह से कार्य नहीं करता या तो कार्य को अधूरा ही छोड़कर बीच से चला जाता है। स्टूडेंट्स, सिरचन जो कि कुशल कारीगर है, जो वो कार्य करता है तो अपने कार्य में अत्यंत तन्मय होकर कार्य करता है। सिरचन मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना जानता है। मोती घास और पटेर जो कि घास का एक प्रकार है और उसकी रंगीन शीतल पाटी अर्थात उसकी बनी हुई एक चारपाई बनाना जानता है। और बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक अर्थात बांस की तिलियों से झिलमिलाती चिक अर्थात उसके पर्दे बनाना जानता है। सतरंग डोर के मोड़े अर्थात धागे, मोड़े अर्थात धागे, सिरचन सतरंग डोर के मोड़े या अर्थात धागे आदि चीजें बनाने में एक कुशल कारीगर है, एक कुशल कलाकार है। स्टूडेंट्स, इस कहानी में दो और पात्र है, मानू और मानू की माँ। मानू जो कि अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई है, उसे अपने मायके इसलिए भेज दिया गया उसके ससुराल से कि उसे कहा गया अपने ससुराल की ओर से कि अगर मानू दो फैशनेबल चिक, बांस की तिलियों की दो फैशनेबल चिक और शीतल पाटी, दो रंगीन शीतल पाटी अगर नहीं भिजवाई जाती है मानू साहब उसके ससुराल, तो उसके ससुराल से उसे बेरंग ही वापस कर दिया जाएगा। इसी बात को लेकर मानू की मां ने सिरचन को शीतल पाटी और दो फैशनेबल चिक के जोड़े बनाने का कार्य सौंपा है। सिरचन जो कि मानू के प्रति उसका ममत्व की भावना है, सिरचन का मानू के प्रति एक ममत्व की भावना है, वो बहुत ही तन्मय होकर चिक बुनने का कार्य प्रारंभ करता है। जब वो कार्य करता है तो अपने कार्य में इतना तन्मय हो जाता है कि उसे उस खाने पीने की सुध नहीं होती है। स्टूडेंट्स, जब सिरचन चिक बुनने का कार्य प्रारंभ करता है, जो वो अपने कार्य में तन्मय हो जाता है, तब उसका ध्यान पास में रखी एक सूप की ओर पड़ती है जिसमें थोड़ा चिवड़ा और गुड़ का एक ढेला रखा होता है। मानो की माँ सिरचन की दृष्टि को देखकर समझ जाती है कि वो ये चीजें खाने वाला है, अर्थात वो अपनी मझली बहू को कहती है कि आपने सिरचन को बुंदिया लाकर क्यों नहीं दी। मझली बहू क्रोध में आकर मुट्ठी भर बुंदिया सूप में फेंक देती है, जिससे सिरचन अपने आप को अपमानित समझने लगता है, उसके लिए अपमान हो जाता है। तो वो मझली बहू को कहता है कि आप अपने मायके से लाई हुई मिठाइयों को भी इसी तरह सभी को बांटती हो क्या। तो मझली बहू सिरचन की बातें सुनकर रोने लगती है। इसी बीच मानू की जो माँ होती है वो सिरचन को कहती है कि सिरचन, आपको बहुओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। स्टूडेंट्स, मानू की मां की यह बात सुनकर सिरचन अपने आप को अपमानित समझने लगता है, उसके लिए अपमान हो जाता है। सिरचन इस बात को देखकर, मानू की मां की यह बात सुनकर वो कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ देता है और कार्य को बीच से ही अधूरा छोड़कर चला जाता है। स्टूडेंट्स, अधूरे चिक और शीतल पाटी के कार्य को देखकर मानू का मन व्यथा से भर जाता है। मानू अपने भाई अर्थात स्वयं लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी को सिरचन के घर भेजती है। सिरचन जो कि एक शीतल पाटी पर, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटा हुआ रहता है। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जो कि मानू का भाई है, वह सिरचन को मनाने की कोशिश करता है। तो सिरचन उसे कहता है कि मैं इस शीतल पाटी की कसम खाकर कहता हूं कि अब मैं और ये कार्य नहीं करूंगा। गांव में केवल मानू की मां का ही घर बचा था जहां सिरचन को सम्मान मिलता था, उसके सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब वहां भी उसका अपमान हो चुका है। अपमानित सिरचन शीतल पाटी और चिक बुनने का कार्य स्वीकार नहीं करता है और यही कार्य को अधूरा छोड़ने की बात करता है कि अब यह कार्य नहीं करूंगा। मानू का भाई जब मानू को उसके ससुराल पहुंचाने के लिए जब रेलवे स्टेशन पर जाता है तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सिरचन दौड़ता हुआ चला आता है, जिसकी पीठ पर एक बोझ लगा होता है। और जब वो पहुंचता है मानू के पास तो वो मानू को कहता है कि मानू दीदी, मैं आपके लिए चिक, शीतल पाटी और एक जोड़ी कूस के आसने लेकर आया हूं। जब सिरचन को
इन सब चीजों की पैसे देना चाहती है, तब सिरचन इसे इनकार कर देता है, पैसे देने से इनकार कर देता है। और जब यह देखती है तो शीतल पाटी और चिक की जब अद्भुत कला का प्रदर्शन देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। स्टूडेंट्स, ठेस कहानी से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर है जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हर बार बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था, जो कि 2 मार्क्स के लिए, हमेशा 2 अंक के लिए बार बार पूछा जाता है। और यह प्रश्न है, सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था। तो सिरचन मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी बनाना जानता था। मोती घास और पटेल, जो कि घास का एक प्रकार है, वो उसकी एक रंगीन शीतल पाटी बनाना जानता था। शीतल पाटी अर्थात चारपाई, खटिया जिसे हम बोल सकते हैं, वो बनाना जानता था। बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिके अर्थात पर्दे बनाना जानता था। खिड़कियों दरवाजों के पर्दे बनाना जानता था बांस की तीलियों के। और इसके साथ ही सिरचन सतरंग डोर के मोड़े अर्थात धागे, कलर के धागे बनाना जानता था। मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाना जानता था। हलवाओं के लिए ताल के पत्तों की छतरी, टोपी आदि बनाना जानता था। और कुश की आसनी आदि वस्तुएं सिरचन बनाने में अत्यंत निपुण और एक कुशल कारीगर था। स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षाओं में ठेस कहानी से पूछा जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांव में लोगों की सिरचन के प्रति क्या धारणा है, इसे स्पष्ट कीजिए। ये दुर्व्युत्तरी प्रश्न है और ये 3 अंक के लिए, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो गांव में लोगों की सिरचन के प्रति 2 धारणाएं कुल। पहली धारणा कि वो है एक कुशल कारीगर है, सिरचन एक कुशल कारीगर है, एक कुशल कलाकार है। कुशल कारीगर है। सिरचन के अलावा पूरे गांव में शीतल पाटी, चिक, आसनी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, कुश की आसनी आदि चीजें बनाने वाला व्यक्ति, एक निपुण व्यक्ति कोई नहीं है। सिरचन के अलावा इन सब चीजों को बनाने वाला कोई नहीं है। पहले एक ऐसा समय था कि सिरचन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सिरचन जो कि कुशल कारीगर था, बाबू लोग सिरचन की खुशामदी किया करते थे अपनी चीजों को बनाने के लिए। तो सिरचन एक कुशल कारीगर है, इन सब चीजों को बनाने वाला उसके गांव में कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं है। दूसरी ओर सिरचन का एक और पात्र है कि सिरचन समय के साथ साथ सिरचन में यह बदलाव आ गया कि सिरचन को लोग आलसी समझने लगे। कोई भी गांव का कोई भी किसान अपने खेत में मजदूरी के लिए सिरचन को बुलाना नहीं चाहता है। सिरचन को गांव में कामचोर और चटोर व्यक्ति माना जाता है। सिरचन को कामचोर, आलसी कहा जाता है कि वो कार्य को बीच में आधा अधूरा ही छोड़ के चला जाता है। उसे चटोर या स्वादी व्यक्ति कहते हैं। अगर सिरचन से गांव में अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्य कराना हो, चाहे वो शीतल पाटी बनाने का हो या फिर चिके बनाने का कार्य हो, बांस की झिलमिलाती चिके बनाने का कार्य हो, या कुश की आसनी बनाने का कार्य हो, या सतरंगे डोर के मोड़े बनाने का कार्य हो, तो सिरचन को अगर ये सब कार्य कराना है तो उसे मनोनुकूल भोजन लाके देना जरूरी होता है। उसे मनोनुकूल भोजन का पहले से ही प्रबंध करना होता है। सिरचन जो कि चटोर या स्वादी व्यक्ति है, उसे तली हुई तरकारी, दही की कड़ी और मलाई वाला दूध अत्यंत प्रिय है। अगर ये सब चीजें अगर उसे नहीं मिलती है तो कार्य को अधूरा छोड़कर ही या फिर आधे अधूरे मन से वो कार्य करता है। समय के साथ साथ उसे घमंडी व्यक्ति भी कहा जाता है। सिरचन मानते हैं कि सिरचन कार्य अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। सिरचन को लोग ऐसा समझते हैं कि घमंडी व्यक्ति है, कार्य अधूरा छोड़ देता है, कार्य करता नहीं है। अगर उसको कोई जरा से भी उसे कार्य में अगर बाधा आती है तो कार्य को बीच से ही छोड़ के चला जाता है। लोग उसे मुंह फट भी समझते हैं, अर्थात उसे हल्का सा अगर कोई कुछ बोल दे तो तुरंत उसका जवाब देना जानता है सिरचन, तो उसे मुंह फट भी बोला जाता है। आदि उसकी चरित्र की विशेषता है 2 प्रकार से, एक कुशल कारीगर है और दूसरी ओर उसके चरित्र का दूसरा पहलू है कि वो आलसी, कामचोर, चटोर, घमंडी और मुंह फट व्यक्ति है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसकी चरित्र की विशेषता है, यानी लोगों को उसकी धारणाएं पूछी जाती है कि किस तरह की धारणा है। पहली धारणा तो एक कुशल कारीगर है और उसकी दूसरी धारणा है उसकी चरित्र का एक दूसरा पहलू के लोग उसे उस समय के पश्चात कुछ समय में उसे आलसी, कामचोर, चटोर, घमंडी, मुंहफट व्यक्ति समझते हैं। स्टूडेंट्स, ठेस कहानी में तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है कि सिरचन की 3 चारित्रिक विशेषताएं बतलाइए या लिखिए। सिरचन के चरित्र की 3 विशेषताएं हमें बतानी है। तो
इसकी 3 विशेषताएं, श्रीचंद के चरित्र की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, इस प्रकार है कि श्रीचंद की पहली विशेषता है, चरित्र की पहली विशेषता है कि वो कुशल कारीगर है। श्रीचंद एक कुशल कारीगर है। वो बांस की तिलियों की जिनराती चिके बनाना जानता है, अर्थात पर्दे बनाना जानता है। वो मोती घास और पटिया की रंगीन शीतल पाटी अर्थात खटिया या चारपाई बनाना जानता है। श्रीचंद कुश की आसनी बनाना जानता है। ताल के पत्तों की छतरी टोपी बनाना जानता है। श्रीचंद जो कि मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाना जानता है। श्रीचंद एक निपुण कारीगर है, एक कुशल कारीगर है। उसके अतिरिक्त पूरे गांव में इस तरह की कारीगरी करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से, कुछ समय पहले लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। श्रीचंद की दूसरी चारित्रिक विशेषता है कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति है। श्रीचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसमें स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। श्रीचंद जो कि स्वाभिमानी व्यक्ति होने के साथ साथ जब वो कार्य करता है तो अपने कार्य में तन्मय होकर कार्य करता है। जरा सी भी वो बाधा पसंद नहीं करता है। अगर उसका जरा सा भी कोई अगर तिरस्कार कर दे तो तिरस्कार करने पर वो अपने आप को अपमानित समझने लगता है, उसके लिए अपमान हो जाता है, तो वो किसी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करता, अर्थात वो स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। वो तिरस्कार अपमान समझने के अर्थात अपमान अगर उसका हो जाता है तो वो कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ के चला जाता है। वो अपमान न होने से पहले ही वो निकल जाता है, उस कार्य को छोड़ देता है। चटोर या स्वादी, श्रीचंद को चटोर या स्वादी व्यक्ति समझा जाता है कि श्रीचंद को अगर कोई भी कार्य कराना हो तो उसकी मनपसंद चीजें उसको लाके देनी होती है। जैसे कि उसे तली हुई तरकारी बड़ी पसंद है, बघारी हुई सब्जी बड़ी पसंद है, दही की कड़ी बड़ी पसंद है, मले वाला दूध उसे पसंद है। तो लोगों में धारणा है कि अगर श्रीचंद से अगर कोई काम करवाना हो तो उसके लिए उसका मनोनुकूल भोजन लाके देना होता है या उसके मनोनुकूल भोजन का प्रबंध करना पहले किया जाता है उसके। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। स्टूडेंट्स, ठेस कहानी से पूछा जाने वाला अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीचंद मानू से मिलने रेलवे स्टेशन क्यों गया था। तो ये लघुत्तरी प्रश्न है और ये 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीचंद मानू से मिलने रेलवे स्टेशन क्यों गया था। क्योंकि मानू की मां ने श्रीचंद को शीतल पार्टी और चीक बनाने का कार्य सौंपा था, जिससे जब वो कार्य करता है उस समय मजली भाभी और चाची के व्यवहार से वो अपने आप को अपमानित समझता है और वो उसके लिए अपमान हो जाता है, तो वो कार्य को अधूरा छोड़कर बीच से ही चला आता है। तो जब श्रीचंद जब मानू अपने ससुराल जाती है तो रेलवे स्टेशन पर जब मानू अपने दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर चला आता है, उसके पीठ पर एक बोझ लदा होता है और वो मानू को शीतल पार्टी, जो अधूरा कार्य वो छोड़ के चला जाता है, चीक और शीतल पार्टी बनाने का कार्य, तो वो शीतल पार्टी और चीक उसे देता है। तो मानू उसे पैसे देती है इन सब चीजों के, तो श्रीचंद उसे मना कर देता लेने से। तो इसीलिए श्रीचंद जो है मानू से मिलने रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि श्रीचंद का मानू के प्रति एक ममत्व की भावना है। वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता है, इसलिए कि मानू को अपने ससुराल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए वो उससे चीक और शीतल पार्टी, जो कि वो उस कार्य को बीच में अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी ही वो लौटाने वापस जाता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, ठेस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सो ठेस कहानी जो कि एक आंचलिक कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक कहानी है, ठेस कहानी। तो ठेस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो श्रीचंद नाम का एक पात्र है। पूरी की पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है और यह श्रीचंद के स्वाभिमान पर केंद्रित है। तो पूरी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो श्रीचंद है और श्रीचंद के स्वाभिमान पर केंद्रित है कि श्रीचंद एक कुशल कारीगर है, परंतु समय के साथ साथ उससे लोग सम्मान की दृष्टि से उसे देखते नहीं। पहले एक समय तक उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु अब उसकी एक स्थिति आ चुकी है कि लोग उसका सम्मान नहीं करते, लोग उसे आलसी, कामचोर, मुंहफट और चटोर व्यक्ति समझते हैं। तो ये पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान पे हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उसका एक अपना एक सम्मान होता है, तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान पे हमें किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसका किसी प्रकार से तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। और इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि दूसरों के प्रति, औरों के प्रति हमेशा एक ममत्व की भावना, एक आपसी भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये कहानी से हमें एक सीख मिलती है। तो स्टूडेंट्स,
ये था हमारा थेस चैप्टर, जो कि आपकी कक्षा 12वीं का सामान्य हिंदी का थर्ड चैप्टर था, ठेस कहानी, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक कहानी है। आंचलिक कथाकार है, आंचलिक कहानीकार है, तो इनकी जो पूरी कहानी है एक आंचलिक ग्रामीण कुशल कारीगर के ऊपर ही निर्भर करती है, उसके ऊपर ही आधारित है। तो ये कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप और अधिक वीडियो अगर देखना चाहते हैं कक्षा 12वीं के अलग अलग चैप्टर्स के, तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करिए, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, नए नए चैप्टर्स के। हम ग्रामर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, सो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विद्या स्टडी वाले सर।